नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के सामने। तो आइए आज की क्लास को फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर प्रातः सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे 2 क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही हैं। और यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होने वाली है, काफ़ी लोग जो है, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वो लोग पढ़ाई पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी भैया, वो अभी भी अपने छुट्टी पीरियड से बाहर नहीं निकले हैं। वो जो छुट्टी मना रहे थे ना, वो अभी छुट्टी वाले पीरियड से बाहर नहीं निकले हैं। तो उन्हें बता दो छुट्टी खत्म करो कि 3 महीना कुछ है नहीं। मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया है कि संभवतः तारीख क्या है और किस प्रकार आपको एक छोटा सा काम करना है जिससे आप लोग के लिए हेल्प हो सके। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो किस क्लास के खत्म होने के बाद उस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी तमाम जरूरी चीज़ें मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ हर जरूरी चीज़ें यहाँ मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी क्लास देखोगे, अगर पढ़ने का मन होगा, कुछ जानने का मन होगा तो सब्सक्राइब करके जाओगे, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आप आर ओ चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे मेन एग्जाम होता है भैया सामान्य अध्ययन का। तो उसकी यहाँ पर क्लासेज आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो चलिए यहाँ पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं। मतलब कह रहा है इसमें पाषाण, जी भैया, नियोलिथिक से लेकर के यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के जो है कल्चरल आपको क्या चीजें मिली थी, बताइए। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टा हैंडल जरूर जुड़े, जो आपको दृढ़ता डैश क्लासेस डैश 31 के नाम से मिलेगा। जी भैया, जो हमारे इस YouTube चैनल का नाम है वही हमारे इंस्टा का नाम है। सेम लोगो सेम चीजें मिलेंगी, तो आप लोग वहां पर जाकर के जुड़ जाइए। तो देखिए भैया, जितने लोगों ने यहां पर इस पहले प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, बी। देखिए भैया, मेहरगढ़, मेहरगढ़ पूछा जाए तो आज की डेट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान आप जानते हैं वहां पर स्थित है। दरअसल यहाँ इसको जब खोजा गया था तो इसको खोजा गया था 1953 में। जी भैया, 1953 में इसे किसी इंडियन ने नहीं बल्कि इसे कोई फॉरेनर ने खोजा था। उसका नाम क्या था भैया, जियान फ्रेंकोइस जेरगे, ठीक है। जियान फ्रेंकोइस जेरगे उनका नाम था। तो उन्होंने जो है इसे खोजा था। देखिए यहां से जो अवशेष मिले थे, यहां पर क्या देखिए, इसे जो है ट्रेड और कल्चर का, जी भैया, यानी कि व्यापार का और सांस्कृतिक चीजों का बहुत बड़ा ये सेंटर माना जाता था, जो आपका मेहरगढ़ था, जो आज की डेट में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहां से जो है ये माना जाता था कि जो साउथ एशिया, जी भैया, जो आप दक्षिण एशिया देख रहे हैं आज की डेट में जो स्थित है, वहां से जो व्यापार होता था, वहां ये जो है उसका सेंटर हुआ करता था। यहाँ एग्रीकल्चर, जी भैया, यहाँ पर खेती भी अच्छी खासी चीज मात्रा में होती थी। ये सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर भी था, ट्रेड भी था, कल्चर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये साउथ एशिया में अपना एक बहुत अच्छा महत्व रखता था इन ट्रेड के मामले में भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मेहरगढ़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो कॉटन जानते हो, कॉटन, कॉटन भी यहाँ पर हम उम्मीद है, यहाँ पर ऐसा माना गया कि कॉटन की यहाँ खेती होती थी। साथ ही साथ यहाँ पर तुम लोग जानते हो लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जैसे भैया आप लोग जानते हो इससे क्या, जैसे मूर्ति ढाल करके जो बनाया जाता है, तो इस टेक्निक का प्रयोग जो है मेहरगढ़ में होने की संभावना या चीजें पाई गई थी, ठीक है, समझ के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेहरगढ़ के बारे में केवल बताई गई है। ऐसे हर प्रश्न होता है भैया, 25वीं क्लास है, यहाँ पर 780 प्रश्न हो चुके हैं क्लास तक। जो मैंने कहा 2500 ज्यादा प्रश्न कराऊंगा। अभी तो ये पहुंच के 4000 भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो 2500 बताया तो कम बताया कि क्लासेज रोज होती हैं, सुबह 10 बजे होती है। तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा से जुड़ जाओ और तमाम चीजें जो भी आपके लिए जरूरी सब मिलेंगी। तो पहले सब्सक्राइब कर दोगे तभी ये सब चीजें पॉसिबल है, वरना आज देखोगे कल फिर नहीं दिखेगा, फिर छुट्टी तो अभी तुम लोग बहुत लोग मना ही रहे हो। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेल नहीं है। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेल नहीं है। यहाँ पर प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा नहीं है। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, लोथल। चलिए भैया, बहुत आसान सा जवाब है इसका, मुझे देखते ही आगे बताइए। देखिए आपके जो यूपी पीसीएस है, इसमें ना हड़प्पा सिविलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स होता है हर साल। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे प्रश्न मिला करेंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कालीबंगा जवाब दिया सही। देखिए भाई, कालीबंगा जो है आपका कहाँ पर था। कालीबंगा अगर आप लोग देखा जाए तो ये आपके राजस्थान में था, ठीक है, राजस्थान में था। अब इसकी खोज कब की गई थी, थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो इसकी खोज 1953 में जो है आपके इंडियन व्यक्ति ने की थी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, मैं किस लिए हूं, बताने के लिए। अमलानंद घोष जी ने, जी भैया, अमलानंद घोष जी ने जो है इसकी जो है यहां पर की थी, अमलानंद घोष जी ने।
1951 में अमलानंद घोष जी ने, बहुत लोग घोष ऐसे भी जान लो, घोष से याद कर लो वरना पूरा नाम ना याद हो, बाकी अमलानंद घोष इनका नाम था। देखिए इनके साथ एक व्यक्ति और थे, ठीक है, लुगी पियो टेसिटोरी, ठीक है, ल्यूगी पियो टेसिटोरी भी थे, ल्यूगी पियो टेसिटोरी भी थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि ये 1953 में जो है इससे जुड़े थे, ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर होता है। तो देखिए इन दोनों को, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था तो घोष जी का नाम आता है, आपके पेपर में जो आएगा घोष ही आएगा। ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो बहुत अच्छे से जो जानता है वही बता पाता है, ठीक है, जो रिसर्च करके पढ़ाने आता है वही ये सब चीजें बताएगा, वरना ये सब नाम तुम बहुत कम लोगों के, मैं नहीं कहूँगा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि यार मैं जब पैदा हुआ उससे पहले ही पैदा होकर लोग मर गए हैं, ठीक है, तो उनके पास भी जानकारी होगी, क्योंकि उनके बाद जो है यहाँ पर ज्ञान आया। अब मुझसे ज्ञान तुम लोग के पास जा रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं अनोखा ज्ञान दूंगा, आज जो होगा वो मेरे लिए अनोखा होगा, जो हो चुका अनोखा नहीं हो सकता, ठीक है, इसे समझो। बस है कोई जानता नहीं तो मैं जानता हूं, मैं बता रहा हूँ, लुगी पियो, ठीक है, टेसिटोरी ये थे, और लेकिन इनका कालीबंगा में जो है घोष जी से था, ठीक है। देखिए मैं वो अतिशयोक्ति नहीं बोलता जो होना। देखिए ये फेमस किस लिए था, यहां पर आप देखिए इसे ब्लैक बेंगल्स जो यहां पर थे, काली चूड़ियां, जी भैया ब्लैक बेंगल्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर पॉट बेंगल्स, हाँ ब्लैक बेंगल्स, पॉटरी यहां पर अच्छी खासी, ठीक है, ये मिली थी। उसके बाद यहां पर पता है क्या, कॉइन्स मिले थे, जी भैया कॉइन्स मिले थे। उसके बाद यहां पर क्या मिले थे, सील्स मिले थे, ठीक है। ये सारी चीजें यहां से जो है प्राप्त हुई थी, ये सी बहुत सी चीजें यहां पर प्राप्त हुई थी, और यहां से अच्छे खासे इंस्क्रिप्शन भी मिले थे, जिसे चिन्ह कहते हैं। ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई थी, ठीक है, समझ के। और देखिए यहां पर ये जो आप देखिए कालीबंगा के बारे में चीजें माना जाता है कि ये प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के हड़प्पा सिविलाइजेशन तक जो है यहां पर साक्ष्य मिले हैं, मतलब हड़प्पा से पहले से लेकर के हड़प्पा तक के साक्ष्य यहां पर मिले। कालीबंगा जो आपके राजस्थान में है, जिसके घोष, फिर क्या है, लुगी पियो टेसिटोरी 1953, ब्लैक बेंगल्स, पॉटरी, कॉइन्स, सील्स, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें जो है यहां से मिली, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म क्वेश्चन नंबर 783 के विषय में कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है, बताइए। नहीं है, चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, जो सही नहीं है वही सही उत्तर होगा, बताइए जो सही नहीं है वही सही उत्तर होगा। इसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, इसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, इसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया देखिए ऑप्शन ये रहा, यहां पर ऑप्शन है, ठीक है, यहां पर ऑप्शन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया अगर बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा भी जानते होगे तो सी जवाब दे दोगे। देखो भैया तीनों यहां पर गलत हैं, इसका एग्जैक्टली उल्टा कर लो तो सत्य कथन होगा, लेकिन जो सत्य नहीं है वही यहां सही है, ठीक है। इसने भैया वर्ण जाति को पूरी तरह से नकार दिया था, इसने ब्राह्मण की सर्वोच्चता को नहीं स्वीकारा था, ठीक है, इसने वेद को एकदम नकार दिया था। दूसरी बात क्या था, इसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था। जी भैया दरअसल जो भूमि कर था, देखिए इसके शासन काल में दो चीजें होती थी, ठीक है, एक जकात होता था, एक खारज होता था। क्या होता था भैया, एक खारज कर होता था, ठीक है, और एक आपका क्या होता था, जकात, ठीक है, जकात कर। खारज कर क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे लिया जाता था, जकात जो होता था वो मुस्लिमों से लिया जाता था। तो जकात जो लैंड, आपके लैंड पर जो उत्पादन होता था उसका 50% लिया जाता था, और ये जो जकात होती थी ये 2.5% लिया जाता, 2.5% लिया जाता था, ठीक है। उसका नाम क्या था भैया, तो उसका नाम था, यहां पर आप लोग को इतनी चीजें बताने के बाद क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी। जी भैया अलाउद्दीन खिलजी ने है जो है ये शुरुआत की थी, और दरअसल इसने जो है अपने ससुर को ही मार कर जो है ये गद्दी पर बैठा था, ये आपको पता होगा ना। अलाउद्दीन खिलजी इसने अपने फादर इन लॉ को ही उड़ा दिया था, फिर गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर सूची दिया गया हुआ है, बताइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताते रहे भैया, देखिए ये सब जो क्लासेज आप फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जो मेरी क्लास देखोगे ना, यहाँ पर मैं केवल टाइम पास करने नहीं आता हूं, यहाँ आप मेरी क्लास में देखोगे जितनी जानकारी अगर मुझे है जो आप जानते हो, प्लस अगर मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी हो तो ही बताता हूं, वो चीजें नहीं बताता हूं जो केवल फालतू का एक भौकाल क्रिएट करने के लिए हो कि अरे वाह बता दिए, नहीं,
आपके पेपर में आ गया। क्योंकि यार देखो, दिमाग में उतना रखो ना जो आपके काम में है। जानने को बहुत सारी चीजें जानने को जाओगे तो मुगल पीरियड पे ही तुम थेसिस करने लग जाओ तो पता लगेगा 1 साल पढ़ लो, मुगल पीरियड ही इनफ है। लेकिन हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है आराम से पेपर निकालने की, आगे ऑफिसर बन के घर में नाम रोशन करने की, शादी वादी करने की, समाज में कोई अच्छा नाम करने का। और क्या जरूरत है यार फालतू में पढ़ने का। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या बी दिया है वो सही कर ले। देखिए भैया, मैंने इसीलिए डायरेक्ट आपको बता दिया। देखिए क्या था, अब आप समझिए इसमें कितना आसान सा प्रश्न है। यहाँ फिरोज, फिरोज ने भैया देखो कैनल सिस्टम इसी ने बनाया था जी भैया। फिरोज जो थे इन्होंने नहरें बनाई थी, इन्होंने 5 नहर बनाई थी जी भैया। 5 नहर इन्होंने बनाई थी अपने जीवन काल में, जिसे अलग अलग नाम दिया गया था। और इन्हें जो है फादर ऑफ इरिगेशन अप्रोच भी जाना था। दरअसल इन्हें फादर ऑफ इरिगेशन, जो नहरों के निर्माण को लेकर के भारत में इन्होंने स्टार्ट किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इरिगेशन अप्रोच भी माना जाता है। ठीक है, मतलब पिता मानते हैं नहरों के व्यवस्था को लेकर के। उसका देखिए यहां पर फिर बलबन क्या था, नौरोज था जी भैया। ये आपको पता है, ये पर्शियन की कल्चर को इसने जो है अपने कोर्ट में क्या किया था, शुरुआत किया था। ठीक है, उसके बाद यहां पर कौन सा आता है जी भैया, जहांगीर के समय, क्या नाम है, जहांगीर के समय ही क्या सर टॉमस रो आया था। आपको पता है कि इससे ये पहला नहीं था, दूसरा अंग्रेज था। लेकिन इससे पहले जो आया था वो सही से अपने क्या अंग्रेजों के जो संबंध उसे नहीं, तो टॉमस रो आया, जहांगीर के कुछ दिन रुका और रुक करके जहांगीर उससे खुश भी हुआ। तो इसी प्रकार से उनका जो क्या कहते हैं आपसी मित्रता धीरे धीरे बढ़ी थी। और आपको बताने की जरूरत क्या है, दीवाने रियासत जो अलाउद्दीन जी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो भैया, ये बेसिकली दीवानी रियासत था क्या, तो इसका मतलब ये था प्राइस कंट्रोल जी भैया। ऐसे मार्केट में से आज के दिन में मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो दीवानी रियासत जान सो समय का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी था। ठीक है, कि रेट ज्यादा घटे बढ़े ना, प्राइस कंट्रोल रहे, चीजें व्यवस्था में रहे, ऐसा ना हो कि गरीबों को दिक्कत हो। तो इस तरह की चीजें दीवानी रियासत स्थापन की गई थी अलाउद्दीन ज्यादा। अलाउद्दीन का शासन वास्तव में बहुत ही कहते हैं इनोवेटिव था, लेकिन दिक्कत ये थी कि बस जान के चलो लंबा नहीं चल पाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ नाम है, ग्रंथ है, बताइए। इन चारों में से एक नाम ऐसा है ना जो गलत दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मतलब सॉरी, 3 गलत दिए, एक सही दिया, तो एक सही कौन सा है, मैं उल्टा बोल दिया, माफ करेगा उसके लिए। तो देखिए भैया, जो सही है उसका नाम क्या है यहाँ पर, पुंडरीक रागमाला जी भैया। पुंडरीक विठल जो है रागमाला से संबंधित है। ये जो है ये जो है इसमें क्या होती है ना, एक पेंटिंग का एक समूह होता है जो क्या करता है, म्यूजिक को जी भैया, जो म्यूजिक को दर्शाता है। ठीक है, जो म्यूजिक को दर्शाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। देखिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्या हुआ था ना, जब आपको पता है 1765 की बात कर रहा, आपको पता है कि दीवानी भी उसी के समय के आसपास इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्योंकि लिखा ही है। हुआ क्या था, बंगाल का दीवानी प्राप्त किए। बंगाल का जो दीवानी प्राप्त किए, तो आपको पता है उस समय का जो असम क्षेत्र था, असम क्षेत्र भी आपको पता है बंगाल में ही आता था। और आपको ये भी पता है कि पहले जो बहुत पूर्वोत्तर के इलाके हैं, वो जो आज इंडिया के पार्ट है, वो पहले भारत के वैसे नहीं आते थे, क्योंकि वो पहले क्या, वो पहले एक बॉर्डरलेस था। जिस प्रकार से आज बॉर्डर, वैसा बॉर्डर था नहीं। तो वहां की तो चीज छोड़ दो, लेकिन जो असम ले लो आप, उसके बाद बंगाल ले लो, बिहार ले लो, यूपी का हिस्सा ले लो, उड़ीसा ले लो, ये सब पहले बंगाल में आते थे, इसी का बंटवारा किया गया था। ठीक है, ये तो पता है ना। अब उसके बाद जब इनका हुआ तो इनका विद्रोह चालू हुआ, क्योंकि ऐसा माना गया उन पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो भैया कौन सी थी, खासी। खासी और इनके बीच युद्ध चला था, अच्छा खासा युद्ध चला था, जो खासी एंग्लो खासी वार कहते हैं, जो 1829 से 1833 के बीच चला था। और जब 1857 के बाद 1858 में जब इंडिया पूरा ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया था, तो उसमें ये खासी ट्राइब की जो राजा थे, वो भी, उनका भी क्षेत्र ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो खासी ये आप लोग जानते ही हैं, असम से संबंधित है, ये भी मैंने बता दिया। और चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर कथन दिया है, यहां पर कारण दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल बिना किसी झिझक के आप लोग को जवाब देना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोगों को। देखिए ऐसे ही प्रश्न आजकल कथनों में आ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई को प्लीज ब्रेक मत कीजिए। और खासकर कुछ लोग कहते हैं सर आरओ का पढ़ाइए, आप इससे साथ में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे लगता है उन्होंने 2023 का पेपर नहीं देखा, क्योंकि जो 2023 आरओ देने गया होगा वो ऐसी गलती अब बिल्कुल नहीं कहेगा कि ऐसी सोच के साथ जाए। दूसरे कह रहे हैं सर कथन के प्रश्न ज्यादा कराया करिए। तो माय डियर आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया करो, 150 140 प्रश्न में से ऐसा नहीं है कि सारे पूछता है, मुश्किल से 30-40 प्रश्न यही होता है जो कथन और अभिकरण से पूछता है, या एक सही है दोनों से ये पूछता है। अन्यथा 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन अभी भी जो है वो वन लाइनर टाइप के ही पूछता है, बट वो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए। तो यहां पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो वो आप बिल्कुल क्या सही मान लें। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप आज जो आधुनिकता की तरफ बढ़े हैं ये एक दिन में नहीं आया है, ये वर्षों का संघर्ष रहा है। हमारे यहाँ पर ऐसी भी सोच वाले लोग थे कि अगर व्यक्ति समुद्र पार कर लेगा तो दिक्कत होगी, अगर स्त्री पढ़ लेगी तो भी दिक्कत होगी, अगर स्त्री पर्दा नहीं करेगी तो भी दिक्कत हो। तो इन सब चीजों से निकल करके आज हम अपने आप को स्थापित कर पाए। और ये सब चीजों के बदलाव में एक समय लगता है, क्योंकि ये सब चीजें क्षणिक नहीं होती। एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन लग जाते तब जा करके चीजों में थोड़ा बदलाव दिखता है, एक दिन में नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? बताइए भैया कौन थे। देखिए भैया अलीपुर जो षड्यंत्र केस, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे एक नाम से दरअसल जहां हुआ था उसके नाम से जानते हैं, और जिन्होंने इसकी जो है बचाव किया था वो भी आपको इतिहास में बहुत अच्छे खासे नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा ये जानते हैं। तो देखिए इसे जो है यहाँ पर मानिक टोला बम्ब षड्यंत्र भी कहते हैं। जी भैया इसी अलीपुर को मानिक टोला, जी भैया मानिक टोला बम षड्यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बात, एक नाम और बताओ। जी भैया जिस जगह पे था उसका नाम था, बताओ क्या था। क्या था, मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी। जी भैया मुरारी पुकुर षड्यंत्र, मुरारी पुकुर षड्यंत्र। अब ये सब आप सोचोगे कि ये सब कहां से आ रहा है, भैया आ नहीं रहा, यही सब जो है आपसे पूछ सकता है किसका अन्य नाम और क्या था। तो देखो इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ क्या था जो अलीपुर केस था जो आपके 1908 में हुआ था, ये आपको सन भी पता होना चाहिए कब, 1908 में हुआ था। तो इसमें जो आपके क्या नाम है, चित्तरंजन दास जी वकील थे, इन्होंने जो है अरविंद घोष को बचाया था। दरअसल उस समय टोटल 40 लोग पकड़े गए थे जो अनुशीलन समिति से, जी भैया अनुशीलन समिति से करीब 40 लोग पकड़े गए थे, जिसमें क्या थे, एक 38 लोग तो इसके समिति थे, एक आपका क्या नाम था, एक तो आपके अरविंद घोष हो गए, एक इनके भाई और थे उनका भी नाम कुछ घोष करके था, मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें से इन्होंने जो है दिमाग लगा के अरविंद घोष को बचाया था। आपको पता है अरविंद घोष काफी जो है फ्रंटियर लीडर थे, और वो जो है ऐसे क्या कहते हैं मतलब जो थोड़े से आवेश में रहते हैं उसे क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूं, थोड़े मतलब वीर रस से परिपूर्ण वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो इनको जो है यहाँ पर छुड़ाया था इन्होंने। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की थी, यानी क्या ए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। चलो बताओ भैया, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो देखो भैया इसकी स्थापना हुई थी, जवाब दे दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए इसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय जी, स्थापना किया था MN जोशी जी ने। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय जी, और जो इसकी स्थापना की थी MN जोशी जी ने 31 अक्टूबर 1920 में। जी भैया 31 अक्टूबर 1920 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर, ये चीज आपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। बताइए जो लोकायुक्त का पद है वो सृजित किया गया, कब किया गया, जवाब दीजिए। चलिए बताइए लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया। आपको देखना है, इसे समझना है लोकायुक्त आया क्यों था। आपको पता है कि 2014 के आसपास हमारे पूरे इंडिया में रामलीला मैदान से लोकायुक्त को लेकर एक आंदोलन भी हुआ था, क्योंकि आप लोग जो यहाँ तैयारी कर रहे हो उसमें से मेरे ख्याल से 70% ऐसे होंगे जो इस चीज को समझ रहे होंगे, जो 20-30% नए होंगे वो नहीं जान लेंगे, कोई बात नहीं, मत जानो।
लोकायुक्त का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संस्था होती है जो आपके पूरे विभाग, पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सब पे निगरानी करता है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो। वो पूरे बेसिकली एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, ठीक है। उसमें यहां तक कि आपके प्रधानमंत्री से लेकर उसके नीचे के सारी सिस्टम उसके अंतर्गत उसके जांच निगरानी में रहती है, और उसके द्वारा कुछ गलत किए जाने पर उन्हें भी सजा का प्रावधान दिया जाता है। लेकिन ठीक है, अभी ऐसी चीजें नहीं है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। अभी इंडिया में खैर जो पुराना लोकपाल था उसमें जो उस समय बना था उसमें सजा का तो नहीं, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री को भी उसके अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। ये जो चीजें हैं आपको जानने वाली बात है, जानिए। अब देखिए जो यहाँ पर यूपी के बारे में पूछ रहा है भैया, तो इसका सही जवाब क्या है? ए, 1975 में ये कानून बना था, लेकिन ये जो है 1977 से। देखिए कानून 1975 में बना था, लेकिन ये जो है सही तरीके से 1977 में जो है ये शुरुआत हुआ था, यानी कि क्या हमारे यहाँ पर लागू हो गया था 1977 के सितंबर महीने में, ठीक है। चलिए जनपद है, यहाँ मुख्यालय है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जनपद है, मुख्यालय जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर, कुशीनगर। बताइए इन चारों का सही जवाब क्या होगा जो मिलान होगा? देखिए आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी में पूछा जाए कुल कितने मंडल हैं, दरअसल यूपी में कुल कितने मंडल हैं, उन मंडलों के हिसाब से देखिए जो प्रश्न है तो उसके बाद ये चीज बनता है। तो आपके यूपी में कुल मंडलों की संख्या भैया कितनी? 18 है। कितने? यूपी में कुल मंडलों की संख्या 18। ओके माय डियर, इट्स क्लियर। अब बताओ, देखो दरअसल क्या ना, ये जो नाम आप देख रहे हो ऐसे करीब 10-12 जिले हैं जहां के मतलब जो जनपद है वहां के मुख्यालय उसके नाम से अलग है, ठीक है। इसीलिए प्रश्न इसने दे दिया। देखो कुशीनगर का क्या है भैया? पडरौना। तो यहां पर अब देखो ऐसे ही मिलाते चलो, कुशीनगर का क्या है भैया? कुशीनगर का आपका पडरौना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जालौन का आपका उरई है। अब देखो यहाँ पर ए का 4 डी का 3, ए का 4 डी का 3 कहाँ मिल रहा है भैया? ए में मिल रहा है। चलो अब बाकी आप समझ जाओ, कानपुर देहात अकबरपुर और संत रविदास नगर का भदोही, ये इसके मुख्यालय। कुछ नहीं करना होता, 2 पता है 2 से खेलो, नहीं आता तो सिर्फ ट्राई करेंगे ना, 2 से पता लग गया छोड़ो आगे बढ़ो, टाइम भी तो बचाना है, क्योंकि जब भगवान ने दिमाग दिया है तो फालतू की मेहनत क्यों करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित कर लखनऊ कर दी गई? हाँ जी भैया, क्या हुआ था पहले आपका देखा जाए, जो आपका जवाब देता हूं बहुत छोटा सा आंसर है, प्रयागराज। जी भैया प्रयागराज में जो है पहले हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सारी चीजें धीरे धीरे लखनऊ शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने क्या किया, पूरा जो है देखिए 1921 में शुरुआत हुई इस चीज की, आप समझिएगा 1921 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पूरा तरह से देखा जाए तो 1935 में, जी भैया 1935 में पूरी तरीके से जो है लखनऊ शिफ्ट हुआ था। 1921 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 1935 में जो हरकोट बटलर थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने पूरी तरीके से इसे शिफ्ट कर दिया था। कहां पर? आपके लखनऊ में, ठीक है। समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में जो है नहीं पाया जाता है? बहुत ही आसान सा जवाब है दोस्तों, देखते ही आप समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए वैसे भी देखा जाए हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो पठारी एरिया, जो आप क्या कहते हैं, हमारा सोनभद्र हो गया, बुंदेलखंड एरिया जो हो गया बेसिकली वो वहां से मिलता है, या एटा इटावा यहाँ से जो समुद्र क्या कहते हैं, यहाँ से जो ये रेत मिल जाती हैं, ठीक है, सैंड, ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर खनिज के रूप में है, माइनर और मेजर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिया का जो यूपी में नहीं मिलता अभ्रक है, अभ्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइका कहते हैं, ठीक है, माइका कहते हैं। जो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा माइका बनता कैसे है, माइका के गुण क्या है? तो देखो भैया ये उष्मा का सुचालक होता है, ये उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। इसलिए आप विद्युत से जुड़े कई चीजों में देखेंगे माइका का प्रयोग होता है, ठीक है। उष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। और ये कायांतरित चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों इन सबसे मिलकर के इन सब का एक प्रारूप होता है ये। और इसमें देखोगे ना लेयर में होता है, ये लेयर में होता है, ठीक है। इसका पूरा क्रिस्टलाइजेशन देखोगे तो लेयर टाइप का ये दिखता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये आध्यात्मिक होता है, एक चीज ये भी जानना है कि ये नॉन मेटेलिक होता है। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगनी चाहिए, क्योंकि जब जिस चीज को पढ़ो तो उसके बारे में अच्छे से जानो, वरना कोई फायदा नहीं होता है। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि लग रहा पढ़ रहे हो, अगर ऐसे पढ़ना है कि नाम करना है तो आज नहीं तो कल तुम्हें नुकसान होता है। और मेरी हर प्रश्न में यही अच्छाई होती है कि ऐसे पढ़ाता हूँ कि लग रहा हो कि कुछ पढ़ के गए हो, क्योंकि तुम जो पढ़ के गए हो, जो जान के गए हो, उसमें इफ और बट ना हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखता हूं कि वो आपके सिलेबस तक की चीजें हो, ठीक है।
आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता हूं, क्योंकि राम कहानी मुझे यहां नहीं बतानी। राम कहानी जानने के लिए अलग से चैनल है, अलग से पूरी चैनल है, अलग से किताबें बनी हुई है, वहां से सीखिए। तो चलिए बताइए, निम्न में से किस जिले को जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो इन चारों में से जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, चलिए जवाब दीजिए। तो इन चारों में से जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बस्ती, बस्ती अगर आप देखो कहाँ है, आपके अयोध्या जिले के पास है, गोरखपुर के पास है, संत रविदास नगर। आप देखिए इन सब के बाद देखेंगे तो बीच में पड़ता है। तो बीच में पड़ता कहाँ से होगा? बहुत ही आसान जवाब था, पीलीभीत आपका बॉर्डर बनाता है, श्रावस्ती बॉर्डर बनाता है, बलरामपुर तराई के इलाके हो गए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, काल क्रमानुसार जो है इनके सही क्रम में बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न, देखते हैं भूगोल संबंधित प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसे सही कर पाते हो। प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं इतना कहूंगा प्रश्न बहुत अच्छा है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हो, बताओ। तो चलिए जवाब दिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। देखिए सबसे पहले इनमें से आपका क्या आएगा, इन चारों में से सबसे पहले यहां पर शुरुआत हुई थी पूर्वी घाट, फिर क्या आया था अरावली, फिर क्या दक्कन ट्रैप, फिर क्या हिमालय। देखो एक चीज आपको पता होगा, सबसे नया आपका हिमालय, सबसे पुराना अरावली है पर्वतों में, ठीक है। लेकिन पूर्वी घाट उससे भी पुराना है, पूर्वी घाट उससे भी पुराना है। क्योंकि आप जब देखोगे, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा माना गया कि गोंडवाना लैंड जब आके मिला था यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो है उससे पुराना है। और इसी की बात वहां पर देखोगे तो इसीलिए देखो जो पूर्वी घाट है ऊंचा ज्यादा है, पूर्वी घाट ऊंचा है और पश्चिमी घाट थोड़ा जो है क्या कहते हैं समतली में है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे भूगोल को तो आपको यही चीजें मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा नदी, चलो क्वेश्चन बस 2-3 प्रश्न और। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, तो ऐसा क्यों होता है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है भैया कि नर्मदा पश्चिम की तरफ जाती है, बाकी अन्य नदियां पूरब की तरफ जाती हैं? इसी से मुझे एक चीज याद आ रहा है, यही गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों को देख रहे हैं कि वो नहीं पढ़ रहा है तो वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हम भी उसी तरह से बह के हम भी चले जाएंगे। नहीं, सबकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। जैसे नर्मदा की एक अलग क्वालिटी, क्योंकि भैया क्या है सुनो, क्योंकि वह एक रेखीय रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। जी भैया, उसका बहने का रीजन क्या है ना, क्योंकि वो रिफ्ट घाटी से बहती है। और उसके बाद चारा क्या, जब वो घाटी से बह रही है तो वहीं जाएगी, ठीक है, उसके पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद दूसरा देखो, सतपुड़ा के बीच बहती है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नहीं भैया ये गलत है, ये पॉइंट गलत है। देखो ढलान मध्य भारत पश्चिम की ओर नहीं है, ये केवल रिफ्ट घाटी के में बहने की वजह से क्या होता है कि जो है ये इस प्रकार के सिचुएशन आती है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, केवल 1 और 2। देखिए भैया ये तो बात सही कि बिंदु और सतपुड़ा से बीच से बहती है, इसमें कोई भी हमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा देखते हैं यहां पर। ठीक है, चलो दो प्रश्न और क्लास खत्म होने वाली है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? जी भैया संकोच नदी जो है थोड़ा जानिएगा, ये बहती कहां से है? तो ये भूटान से जो है, साउथ भूटान से बहती हुई आपके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। चलिए मैंने इतना हिंट दे दिया, क्योंकि आपकी जितने ऑप्शन हैं एक को छोड़ करके बाकी जो है लगभग ए और डी तो आपका कैंसिल हो गया, अगर आप मेरे जवाब को सही प्रश्न को सुने होते। खैर मैंने बता के गलती कर दी, कुछ लोग ये भी नहीं पकड़ पाते कि मैंने ब्रह्मपुत्र बोल दिया तो बिहार और झारखंड वैसे ही अलग हो जाएंगे, लेकिन उस चीज को भी वो नहीं समझे होंगे। ठीक है, माई गलती। चलिए बताइए, तो ये कहां भी है? साउथ भूटान से निकलती है, और साउथ भूटान में इसे अलग नाम से जाना जाता है। वहां पे इसका नाम पता है क्या होता है? पूना तुसांग चू। क्या होता है भैया? पूना तुसांग चू। ठीक है, क्योंकि आप चले जाएंगे तो वहां पर ऐसा ही लैंग्वेज बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए तो वहां पर आपको लगभग ऐसी ही भाषाओं का जो है सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर ऐसा जानने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर क्या यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? देखिए भैया आपके उत्तरी भारत में क्या होता है कि शीतकालीन के समय देखिए
ग्रीष्मकालीन वर्षा तो आपको जुलाई से शुरू होती है, लगभग जून से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती है। लेकिन जब ठंडी आ जाती है नवंबर दिसंबर जनवरी, तो इस समय भी बरसात कुछ होती है, ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि पूरे बरसात का केवल 5 से 10% बरसात ही जो है क्या ये आपको ठंडी में देखने को मिलती है। बाकी ज्यादातर बरसात इंडिया का वो ग्रीष्मकालीन ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु और भौगोलिक दशा अन्य चीजें इस प्रकार से हैं और हमें जरूरत भी उसी समय होती है। बरसात में देखो बारिश नहीं होती, बहुत अच्छा बना, ओले गिरेंगे, ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका मेन कारण होता है भैया पश्चिमी विक्षोभ, जिसे क्या कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, आपके जो मेडिटेरेनियन सी देख रहे हो, मेडिटेरेनियन इलाके से होती हुई इंडिया तक आती है, ठीक है। मेडिटेरेनियन इलाके से होती हुई वो इंडिया तक आती है, और इंडिया में आने पर जो यहाँ पर उस प्रकार की दशाएं होती हैं, उन दशाओं का फायदा होता है कि यहाँ पर बारिश कराती है, ठीक है। बहुत डिटेल में अगर आप फिर मानसून को पढ़ने के लिए फिर बहुत लंबा चला जाएगा, इसे उतना बता रहा हूं जिससे आप बेसिक समझ जाए, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ से कुल मानसून का 5 से 10% ये करती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए। इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन बांध और हीराकुंड बांध। चलिए भैया बताइए। और साथ ही साथ आपको मैंने बताया आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की, देखिए अगर आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी एट दिस नंबर। जी भैया किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो आपको तैयारी करने में कुछ भी, बाकी यहाँ से मैं, आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जानता हूँ एक बार जब आप तैयारी करने लगते हैं ना, और जब समय नज़दीक आता है और चीज़ें नहीं होती दिखती तो उलझन बढ़ती है। तो कोई बात नहीं, उन सब के लिए यहाँ पर मैं हूँ। क्लासेज भी हैं, कोचिंग भी है, और क्या है काउंसलिंग भी है, सारी चीजें हैं और सब कुछ फ्री में, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या, नागार्जुन बांध का भाई यहाँ पर कृष्णा नदी होगा, क्या होगा कृष्णा नदी होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया, ठीक है। कृष्णा नदी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान में हमेशा रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो ये आपका नागार्जुन बांध है ना, ये विश्व का सबसे पुराना, जी भैया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, मेसनरी डैम। मेसनरी डैम मतलब क्या होता है, MASONARY, मेसनरी डैम उसे कहते हैं जहां पर ईंटें और पत्थरों से जब डैम का निर्माण होता है तो उसे मेसनरी डैम कहते हैं, ठीक है, मेसनरी बांध कहते हैं। तो नागार्जुन विश्व का सबसे बड़ा मेसनरी कैटेगरी में बांध है, ठीक है, मेसनरी कैटेगरी में बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ। बाकी अन्य तीनों नागल, ये सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा और हीराकुंड महानदी, ठीक है, ये तीनों बिल्कुल सत्य हैं। तो इसमें आपको कुछ भी इफ और बट नहीं करना है। तो इसी साथ इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी तरह रोज मिलेंगे। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े जुड़ जाओ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई दिक्कत हो मैसेज करो, आपके लिए हमेशा हूं। और जो चीजें इंपॉर्टेंट लाके बताता हूँ छोटे छोटे वीडियोज में, उसे जरूर जरूर सुना करो, उसे जरूर जरूर फॉलो किया करो, कि हर चीज यहाँ पर आपके लिए है, फ्री में है ना। मुझे आपसे 1 रुपया चाहिए भैया, वरना बाजार में जाओगे 3000 का टेस्ट सीरीज लोगे, प्रैक्टिस सेट खरीद के लाओगे ना, समझ में नहीं आएगा, ऊपर से बताने के लिए अलग से पैसा दोगे। सारी चीजें फ्री में करा, और जितना डिटेल में बता रहे हो उतना डिटेल तुम लोग टेस्ट सीरीज करने के बाद भी नहीं जानकारी ले पाते होगे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने के बाद ही पढ़ने बैठने होते तो तुम लोग की इरिटेशन होती होगी। यहाँ जो चीजें मिल रही है ना फ्री में है, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्या चाहिए। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। बहुत पुराने चैनल है भैया, लेकिन क्या किया जाए, हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं नए में वो बहुत पुराने वालों से कम अच्छा नहीं होगा, इतनी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।